अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब हमने डिस्कस कर ली थी डाइपोल मोमेंट। अब इससे आगे हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसकी एक्सियल लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर देख लो, मैंने यहाँ पे एक एक्सियल लाइन बना दी है, ये एक्सिस की लाइन। ये जो ए और बी पॉइंट मेरे पास कौन से बता रहे हैं, जो मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, -q और +q, ठीक है, अपोजिट चार्ज, और दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, ठीक है। ये वाला पॉइंट P मेरे पास कौन सा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। ये मेरे एक्सियल लाइन है, एक्सिस की, मतलब इसी के ये वाली लाइन के एक्सिस पे P वाला पॉइंट रखा है, इस वजह से इसे एक्सियल लाइन का बोलते हैं, ठीक है। अब P वाले पॉइंट पे मैंने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से। अब डाइपोल में दोनों पोल हैं, मतलब दोनों ही पोल की वजह से, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी निकल रही है वो, और +q की वजह से P वाले पॉइंट पे जो निकल रही है। अब आपको पता है डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a, और ये इसका बीच का सेंटर पॉइंट है O, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a, आधा आधा, ठीक है। O से लेके और P तक, इसके मिड पॉइंट से लेके और P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एज्यूम कर लो r, ठीक है, स्मॉल r हमने यहाँ पे मान लिया है। अब हमने सबसे पहले निकालना है -q की वजह से, चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल रही है वो, उसके बाद +q की वजह से P वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम -q पे, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने P वाले पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया है, एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, जिसका चार्ज कितना है, यूनिट है, मतलब एक है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हमने लिया है। अब आप देखो -q है और ये +1 है, ठीक है, मतलब प्लस ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से हमने इस पे निकालना है कि फील्ड कितनी निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी जो बनती हैं वो किस तरफ से होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ट्रैवल करती हैं, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव की अंदर की तरफ आती हैं। एरो की डायरेक्शन आप देखना ध्यान से, ठीक है। तो अब इसमें भी मैंने ऐसे ही करना है। P वाले पॉइंट पे आप देखो ये पॉजिटिव है, ये वाला सिस्टम मैंने कंसीडर किया है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको भूल जाओ क्योंकि हम इसको कंसर्न में देख रहे हैं और इसको, ठीक है। तो अब इसमें जो पॉजिटिव है आप देखो ये पॉजिटिव है चार्ज और ये कौन सा है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी की वो किस डायरेक्शन में होगी, एरो अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है, अंदर की तरफ इसकी होएगी। और यहाँ पे से दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ पे जो इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी है, E1 एज्यूम करते हैं। और ये कहाँ आएगा, डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्योंकि फील्ड लाइंस कहाँ बनेंगी, अंदर की तरफ, ठीक है। अब हमने इस वाले पॉइंट पे निकालना है, पहले हम वो स्टार्ट करते हैं फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैंने आपको पहले भी बताया था कूलम्स लॉ में जो हमने फोर्स का जो फॉर्मूला किया था उस फोर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे आगे भी करना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्टली ही आप फॉर्मूला याद रखो कि कैसे निकालना है और क्या करना है। तो फोर्स के जो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ठीक है, यही हमारे पास था। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R के, मतलब चार्जेस जो थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या बनता था, कूलम का जो फोर्स है डिवाइडेड बाय द चार्ज Q, एनी ऑफ Q, ठीक है। ये तो बस डिस्टिंग्विश करने के लिए बताया कि 1 और 2 चार्ज है, कोई भी चार्ज Q। तो यहाँ पे अगर फील्ड के लिए दूसरा चार्ज नीचे आ जाएगा तो Q और Q एक चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल आपके पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रह जाएगी, E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये जर्नल मेरे पास फॉर्मूला रह जाएगा, ये पिछला वाला ही था जो मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने करना है ताकि फार्मूला भूलो ना, इस वजह से मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब यही फार्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर का फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा, Q ओवर R का स्क्वायर, मतलब R क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास डिस्टेंस कौन सा दिया है, कितना डिस्टेंस लेना था हमने P वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, मतलब A P,
ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ पहले, ये तो मेरे पास जनरल फार्मूला था ना, तो मैं क्या लिखूँगी, ए पी का स्क्वायर, मतलब उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ए पी का यहाँ पे वैल्यू लिख देना है, क्यू ओवर जो चार्ज है मेरे पास ए पी। अब इधर देखो ए पी की वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, ये ए से लेके पी तक का डिस्टेंस आपने मेजर करना है। आपको पता है यहाँ पे ओ से लेके सॉरी मैं पहले अभी आपको ये बता देती हूँ, ए पी को आप लिखोगे कैसे, ए पी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्टेंस वो कैसे आ जाएगा हमारे पास, ओ ए प्लस ओ पी, यही वाला डिस्टेंस बनेगा, ओ ए मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस और ओ पी ये वाला डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मिला के कितना बन जाएगा, ए पी मतलब ओ ए का डिस्टेंस प्लस कर देना है ओ पी का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को हम जब ऐड कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। अब ओ ए वाला डिस्टेंस आपके पास कितना दिया है, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, स्मॉल ए, ठीक है, प्लस ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर, ठीक है, तो मेरे पास ए पी की वैल्यू निकल गई। अब यही ए पी की वैल्यू मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इस जगह पे जो मैं इक्वेशन में लिख रही थी, कितना आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरे पास निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डायरेक्शन भी आपको फील्ड इंटेंसिटी की पता है कि किस डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे मैंने ये वाले ऑलरेडी बना दिया था, ई वेक्टर की जो वैल्यू निकाल रहे थे, से दिस इज़ द E1, जो हम E1 निकाल रहे थे, ये आगे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 किसकी वजह से आ रही है मेरे पास, ये ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से जो निकली थी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, सेम तरीके से ड्यू टू किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। से दिस इज द इक्वेशन E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अब हमने किसकी वजह से निकालना है, पॉइंट बी की वजह से, ये जो चार्ज बी जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट प्लस क्यू, उसकी वजह से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पी वाले पॉइंट पे जो ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अब हमने E2 से लिखा है। अब आप देखो ये मेरे पास कौन सा है, डाइपोल का सोर्स चार्ज, और ये मैं यहाँ पे क्या लेके आई हूँ, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज तो हमने बस यूनिट पॉजिटिव लिया, मतलब +1 लिया यूनिट पॉजिटिव, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी मेरे पास वो किधर होगी, E2 की वैल्यू मेरे पास इस तरफ होगी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों ही आपके पास कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसको कंसर्न में ले रही हूँ और ये सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से E2 की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, B से लेके P, क्योंकि अब मैं इसको नहीं फोकस कर रही, इसको नहीं देख रही, अब हमने किसको देखना है, इस वाले पॉइंट की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे बीच, इसका बीच का कितना आ गया, BP। अब ये यहाँ पे डिस्टेंस हम लिख देंगे, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, BP का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ तक लिख दी है, ओके। अब BP का देख लो, अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कैसे बन जाएगी, मैं यहाँ पे अगेन BP भी लिख देती हूँ, ठीक है, कि BP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना है B से लेके P तक, तो हम कैसे निकालेंगे इस BP का डिस्टेंस, बहुत सिंपल है इसका डिस्टेंस निकालना। तो हमने क्या करना है, ये BP का डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास R ये वाला दिया हुआ है, OP का डिस्टेंस उसमें से माइनस कर देना है ये स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। OP माइनस और क्या आ जाएगा साथ में हमारे पास OB का डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगी तो ये बचा हुआ डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। OP टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है R, OB का डिस्टेंस कितना है A। अब ये वैल्यू जो हमने कहाँ पे लिखनी है, इधर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ गया Q डिवाइडेड बाय BP का स्क्वायर मतलब R माइनस A का होल स्क्वायर। से दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर निकाली थी, एंड से दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है, तो किस किस की वजह से आ गया चार्ज, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आ गई, किसकी वजह से, -Q की वजह से, और E2 निकल आई किसकी वजह से, +Q चार्ज की वजह से, ठीक है। ये दोनों निकल आई। अब आप देखो जो डिफरेंस हमने निकालना है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू, क्योंकि इनमें से दोनों वेक्टर कोलिनियस हैं और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। E2 फील्ड इज़ ग्रेटर देन एज E1 बिकॉज E2 इज़ द पॉजिटिव फील्ड एंड द सोर्स टेस्ट चार्ज फील्ड, ठीक है। सोर्स की फील्ड है, बाकी दूसरी टेस्ट चार्ज की फील्ड थी, तो E2 ज़्यादा है। टोटल
टोटल अब मैंने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, तो उसको हम क्या करेंगे, E2 में से क्या करेंगे, E1 को माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो फील्ड ज़्यादा होती है, जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें से बची हुई क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो निकल जाए। ठीक है, अब ई वेक्टर निकालना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, E2 वेक्टर माइनस कितना आया, E1 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इस वजह से हमें डायरेक्शन का मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं भी इसे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ले रही हूँ। ठीक है, अब E2 की जो वैल्यू है वो ऊपर वाली इक्वेशन से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, Q/R + A का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - A का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है वो हमने निकालना है। ठीक है, सॉरी R-1 ये है एंड R+1 दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लेना है। Q इन दोनों के पास है, वो कॉमन निकाल लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो कॉमन है। ठीक है, तो Q जो कॉमन था वो निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चीज़ कॉमन थी वो निकाल ली। अंदर हमारे पास क्या बच गया इक्वेशन, इधर क्या बच गई टर्म, 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस इधर मेरे पास क्या बन गया, 1/R + A का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने क्या लेना है नीचे, LCM। ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस वन, और साथ में यहाँ पे LCM आ जाएगा। आप देख सकते हो नीचे आपके पास फॉर्मूला, अब स्केयरिंग को, स्केयर वाली टर्म को एक ज़रा इग्नोर मारो स्केयर को, अंदर देखो आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। ठीक है, अंदर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है R - A R+A। ठीक है, R - A R+A मतलब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास यहाँ पे, A - B का फॉर्मूला और A + B, A - B A+B इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, A² - B²। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, बाद में सबका होल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन गया, A मेरे पास क्या था यहाँ पे, R का स्क्वायर, ओके, माइनस B मेरे पास क्या था, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और ये स्क्वायर वाली टर्म तो एज इट इज़ यहीं पे इसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस सेम तरीके से हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ऑल राइट, यही वाली इक्वेशन मैं दोबारा से ऊपर लिख दे रही हूँ। तो मेरे पास ये कितनी बन जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में मेरे पास आ जाएगा इसका LCM जो दिया हुआ था, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहीं से देखो ये R² - A² है, यहाँ पे भी R - A है, जो टर्म कैंसिल होकर ऊपर बच जाएगी वो बचेगी सिर्फ R+A। सिंपल LCM निकाल रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि LCM निकालना कैसे है। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी, R+A का होल स्क्वायर, और इधर माइनस कितना आ जाएगा, R - A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, इसमें इसको A+B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने ओपन करना है और वैल्यूज़ जो कटनी है उसको काट देना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, A का स्क्वायर A+B का स्क्वायर लगाना है, तो A² + B² + 2AB ये बन गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रखी हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाद इसमें से निशान चेंज होते हैं। ठीक है, तो कितना बन जाएगा अभी, ये A² + B² - 2AB ये ब्रैकेट, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ गई हमारी, ये नीचे, और जो डिवाइड में टर्म था वो लिख देना है, R² - A² का आ गया यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, अब जब नेगेटिव साइन खुलेगा तो अंदर के सारे निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली टर्म ऐसे लिख दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी टर्म तो सेम आ जाएगी, R² + A² + 2RA माइनस R² ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अब हम, प्लस क्या बन जाएगा, -A² और माइनस क्या बन जाएगा अब, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2RA ये वाली टर्म आ गई, एंड डिवाइडेड द होल टर्म R² - A² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ तक हमने लिख दी, मैं नीचे का इरेज कर देती हूँ पार्ट। ओके, ऑलराइट, अब आपने देखना है कि इसमें से जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल आउट कर दो, R² और -R², कैंसिल, प्लस R² - R², ओके, प्लस A² - A² ये भी कैंसिल, तो कौन सी टर्म बच गई, सिर्फ +2RA। ठीक है, बस सिर्फ यही वाली टर्म जो है हमारे पास बच चुकी है। अब इसी वाले को हमने यहाँ पे लिखना है, ये दोनों टर्म्स को ऐड ऑन करके। ठीक है, तो ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मेरे पास बन गया 4R
ए, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं जो बड़ी वाली, इनको भी मैं ओपन कर देती हूँ और क्यू को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो अब कर देते हैं। ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, दिस वन, और साथ में यहाँ पे मैं 4 की जो टर्म है इसको 4 जो है इसको भी मैं स्प्लिट कर देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 4 को 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और साथ में मेरे पास कितना आ गया, ए, इधर क्या आ गया मेरे पास, क्यू जो साथ में मल्टीप्लायर था, मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई दिस वन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। आप देखो इक्वेशन में मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास 4 था उसको 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 बन गया। ए जो था वो मैंने इधर साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्यू जो था वो इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और आर जो था वो वाली टर्म भी इसी के साथ में आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो बन रहा है, क्योंकि फार्मूला एक बन रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस टर्म्स को रीअरेंज किया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 2a इंटू क्यू। अगर आपको याद हो तो पिछले हमने किया था डाइपोल मोमेंट p, ठीक है। डाइपोल मोमेंट p वेक्टर था, उसके हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारे पास का, 2q इंटू a, ठीक है। आपको याद हो ध्यान से, तो हमने पीछे पढ़ा था, ये हमारे पास का फॉर्मूला था। तो सिंपल या तो इसको ऐसे लिख दो, चार्ज q इंटू 2a, ये हमारे पास है ना, इधर चार्ज मल्टीप्लाई देयर डिस्टेंस। ये जो डाइपोल होता था, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई कर देते थे उसके डिस्टेंस के साथ, तो मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट का बन जाता था। अभी फ़िलहाल ये डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बन रही है, तो अब इसकी जगह पे हम वो लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अब, 2, साथ में क्या आ जाएगा, p वेक्टर, और साथ में बचा है ऊपर r, नीचे डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ये मेरे पास टोटल क्या निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक बन चुकी है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक हमने जनरल सी केस कंसिडर करना है। हमने कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि इफ़ डाइपोल के, अगर आपके पास जो डाइपोल है उसका जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब 2a इज़ वेरी मच लेस देन r, ठीक है। अब इधर देखो ये जो केस जो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि 2a इज़ वेरी मच लेस देन r, कि जो डाइपोल जो है वो बहुत शॉर्ट डाइपोल है, मतलब इसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है दोनों पोल्स के बीच में, एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। अब यूँ सोचो, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर चला गया, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो इस वाले डिस्टेंस के कंपेयर, ये वाले डिस्टेंस के कंपेयर डाइपोल का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है और ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आर, आर के कंपेरेटिव ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ए ख़त्म हो गया, डाइपोल ख़त्म हो गया, दोनों चार्ज आके आपस में मर्ज हो गए, ऐसा नहीं है। इसके कंपैरिजन में, जस्ट आर के कंपैरिजन में, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ए तो उसके सामने बहुत छोटा होगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल समझ सकते हैं, ठीक है। जब ए को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरे पास जो ए की जगह तो ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 पी वेक्टर मॉड आर, ठीक है। और इधर नीचे क्या बन गया, सिर्फ आर का स्क्वायर, क्योंकि ए तो ख़त्म हो गया, ठीक है, आर के स्क्वायर, और होल टर्म कितनी थी हमारे पास, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं 2 पी वेक्टर, और साथ में कितना आ गया आर, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना बन गया, आर के पावर 4, एक आर और एक आर क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी, सिर्फ हमारे पास 2 पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर क्यूब, और साथ में आ गया ये ई वेक्टर। तो ये मेरे पास लास्ट में एक्सप्रेशन निकल आया। और जर्नली हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास फिर क्या वैल्यू निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁴, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास कैसी वेरी करती है कि जितनी ज़्यादा मेरे पास उसका डिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जितना जितना आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूर लेके चले जाओगे, जितनी ज़्यादा आप उसका डिस्टेंस बढ़ा दोगे, ठीक है, उतनी ही कम वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब कि जो डाइपोल की वजह से वहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो बहुत कम होगी, हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगी, क्योंकि हर एक डाइपोल की, हर एक चार्ज की, ठीक है, हर एक चीज़ की जो एक रेंज होती है, उस विद इन रेंज में ही वो चीज़ हमें ऑब्जर्व होती है कि इस पर्टिकुलर जो
डाइपोल है इसका भी कोई रेंज है कि उस रेंज के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ही वो हमें वहाँ पे ऑब्जर्व होगी उसकी इंटेंसिटी, मतलब हमें फील होगा कि उस डाइपोल उसको कोई इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे उसे वो रिपल कर रहा है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी डिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपना बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे, ठीक है, तो उसकी हम विसिनिटी से दूर ले गए तो इसका मतलब यही है कि डाइपोल की जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो वहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब उसको वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस जाएगा उतनी ही कम उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे होगी, ठीक है।